विद्यार्थियों, हमने आपके लिए जो जन्म दर है, ये इससे पहले हमने मृत्यु दर को पढ़ा दिया था, तो हम जन्म दर को समझाएंगे। जो जन्म दर है जिसे नेटेलिटी कहते हैं। ध्यान रखिए, जन्म दर में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। जन्म शामिल है, अंकुरण शामिल है, विभाजन शामिल है, प्रस्फुटन शामिल है। प्रस्फुटन को हैचिंग कहते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग जीवों में अलग, किसी में जन्म होगा, किसी में बीज अंकुरित होंगे, कलिका अंकुरित होंगी, किसी में विभाजन होगा और किसी में अंडे देने की प्रक्रिया से या अंडों से क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति होगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं वास्तव में जन्म दर में शामिल हैं। ध्यान रखिए, जन्म दर से होता क्या है, समष्टि में नए जीव जुड़ते हैं और समष्टि की वृद्धि की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है जन्म दर से। समष्टि में नए जीव जुड़ते हैं और समष्टि की वृद्धि की क्षमता को प्रदर्शित किया जाता है। तो जन्म दर वास्तव में दो प्रकार की होती है, अधिकतम जन्म दर और एक है पारिस्थितिकी जन्म दर। इन दोनों में अंतर क्या है? अधिकतम जन्म दर को मैक्सिमम नेटेलिटी बोलते हैं और पारिस्थितिकी जन्म दर को इकोलॉजिकल नेटेलिटी बोलते हैं। ध्यान रखिए, अधिकतम जन्म दर कब होगी? जब वातावरणीय अवस्थाएं आदर्श स्थितियों में होंगी तो जीव अपनी कारकीय क्षमता के अनुसार संततियां उत्पन्न करेगा। इसका मतलब है यहाँ वातावरण जीवों के जन्म दर को प्रभावित नहीं करता, केवल जीव की कारकीय क्षमता प्रभावित करती है, जबकि यहाँ जीव के जन्म दर को वातावरण प्रभावित करता है तथा कारकीय क्षमता भी प्रभावित करती है। तो अगर हम देखें, इस अधिकतम जन्म दर के दो अन्य नाम भी हैं, संपूर्ण एब्सोल्यूट जन्म दर और एक है कारकीय फिजियोलॉजिकल जन्म दर। इसके तीन नाम है, अधिकतम, संपूर्ण और कारकीय। जबकि इकोलॉजिकल जन्म दर का एक अन्य नाम है वास्तविक जन्म दर, रियलाइज्ड नेटेलिटी। वास्तविक, अब इनमें अंतर आप समझ गए। यहाँ वातावरण प्रभावित नहीं करता, यहाँ वातावरण प्रभावित करता है। यहाँ जन्म, जो जीवों का जन्म होगा वो जीवों की कारकीय क्षमता पर होगा और वातावरण आदर्श स्थितियों में होगा तथा अधिकतम जन्म दर का मान स्थिर होता है, जबकि पारिस्थितिकी जन्म दर का मान स्थिर नहीं होता, ये परिवर्तनशील है। एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे बच्चों, आप जानते हैं मानव में जो महिलाएं होती हैं वो 9 माह का गर्भ धारण करती हैं, गर्भावस्था 9 माह की होती है और उसके बाद जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें 4 से 6 माह का अंतराल लिया जाएगा। तो इसका मतलब है जो कारकीय जन्म दर प्रति एक जन्म है, कुल जोड़कर कितनी हो गई? 9 माह प्लस 6 माह, 15 माह हो गए। मैंने 4 से 6 माह बोला है अंतराल, तो इसका मतलब है 11 माह से 15 माह प्रति जन्म। कारकीय जन्म दर कितनी हो गई? एक जन्म के लिए 11 माह से 15 माह। जबकि अगर हम वास्तविक या पारिस्थितिकी जन्म दर में देखते हैं तो आप जानते हैं कोई भी जीव प्रकृति में अपनी कारकीय क्षमता के अनुसार जब बच्चे पैदा नहीं करता, क्योंकि वातावरण भी उन्हें प्रभावित करता है। इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ वास्तव में 11 से 15 माह कारकीय जन्म, कहने का मतलब जन्म दर ना होकर प्रति स्त्री 11 से 15 माह प्रति जन्म ना होकर लगभग 5 वर्ष होती है, क्योंकि वातावरण भी उन्हें प्रभावित करता है। अब आप जान चुके हैं, इनमें अंतर समझ चुके हैं। अब हम एक इनके फैक्टरों को पढ़ लें। देखो बच्चों, अधिकतम जन्म को संपूर्ण या कारकीय जन्म दर भी कहते हैं। वह संख्या जो जाति आदर्श परिस्थितियों में उत्पन्न करती है। आदर्श परिस्थिति मतलब वातावरण प्रभावित नहीं करता। कारकीय सीमाएं जन्म दर को नियंत्रित करती हैं। मैंने बताया था कारकीय सीमाएं जन्म दर को नियंत्रित करती हैं, पारिस्थितिकी सीमाएं नहीं करती हैं। इसका मान स्थिर होता है, इसका मान परिवर्तनशील होता है। ये बोल रहा है पारिस्थितिकी सीमाओं के कारण जन्म दर अधिकतम या कारकीय जन्म दर से कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कारकीय सीमा भी है और वातावरण भी है। तो जो जन्म दर होगी अधिकतम होगी 5 वर्ष के लगभग, और कुछ देशों में इससे ज्यादा भी है। प्रकृति में जंतु अपनी कारकीय जन्म दर पर प्रजनन नहीं करते। आप जानते हैं प्रकृति में कोई भी जीव अपनी कारकीय क्षमता के अनुसार जंतु पैदा नहीं करता, जीव पैदा नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वातावरण में प्रभावित करता है। अब मानव में जहां कारकीय जन्म दर 11 से 15 माह है, महाप्रति प्रजननशील स्त्री है, वही वास्तविक जन्म दर एक जन्म प्रति 5 वर्ष है। अब अगर इसको हम प्रदर्शित करें जन्म दर को, तो जन्म दर बराबर है डेल्टा कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा एन क्या है? एक समष्टि में नए उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या है, जबकि डेल्टा टी इकाई समय है। तो बच्चों, आप जान चुके हैं दोनों में तुलनात्मक अंतर क्या है।
अब हम अन्य शब्दावलियों को समझते हैं। एक है अशोधित जन्म दर और एक है विशिष्ट जन्म दर। ध्यान रखिए, अशोधित जन्म दर में हम इकाई समय में हुई वृद्धि, समष्टि में इकाई समय में हुई वृद्धि को लेते हैं, जबकि विशिष्ट जन्म दर में हम प्रति इकाई समय प्रति इकाई समष्टि को लेते हैं। इसका मतलब है, मान लो प्रोटोजोआ की एक समष्टि है जिसमें जीवों की संख्या प्रारंभ में 50 है और बढ़कर 150 हो गई, तो उसका जन्म दर निकालने के लिए 1 घंटे में प्रक्रिया हुई है, तो समय को 1 घंटा ले लिया और 50 को घटा दिया 150 से, क्योंकि बढ़कर 150 हो गई, तो यहाँ पे 100 प्रति घंटा क्या निकल के आई, अशोधित जन्म दर निकल के आई। यहाँ इकाई समय का भाग दिया जा रहा है, जो भी वृद्धि का अंतर होता है, कहने का मतलब 50 से बढ़कर 150 हो गए, तो 150 से 50 को घटाकर 1 घंटे का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 150 प्रति घंटा निकलेगा। ये प्रोटोजोआ की समष्टि है। एक अन्य प्रोटोजोआ की समष्टि में प्रारंभ में जीवों की संख्या 500 थी, तो बढ़कर 600 हो गई 1 घंटे में, तो वहां भी 100 प्रति घंटा ही मान निकल कर आया। तो इन दोनों में जीवों की संख्या प्रारंभ में एक में 50 थी, एक में 500 थी, तो इसमें जो अशोधित है वो एक ही मान निकल के आ रहा है दोनों में। जबकि विशिष्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ प्रारंभ में जो संख्या होगी उसको घटाया जाएगा। जैसे प्रारंभ में जिस प्रोटोजोआ की समष्टि 500 थी, बढ़कर 600 हो गई, तो 600 माइनस 500 अपॉन 500 मल्टीपल 1 घंटे में हुई है, तो यहाँ पे 500 मतलब प्रारंभिक समष्टि का भाग दिया है, इसीलिए इसे विशिष्ट समष्टि बोलते हैं, विशिष्ट जन्म दर बोलते हैं। तो यहाँ बोलते हैं प्रति इकाई समय प्रति इकाई समष्टि, मतलब यहाँ प्रति इकाई और समष्टि जो प्रारंभ है उसका भाग दिया जाएगा उनके अंतर में, तो तब 0.2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे n बराबर मूल समष्टि है जो कि 500 है। तो बच्चों आप जान चुके हैं कि अशोधित क्या होता है और विशिष्ट जन्म दर क्या होती है। यहाँ अधिकतम जन्म दर या संपूर्ण जन्म दर या तार्किक जन्म दर तथा पारगतिक जन्म दर और वास्तविक जन्म दर क्या होती है, इनमें अंतर आप समझ चुके हैं। तो बच्चों इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।